तो है एवरीवन, वेलकम टू टॉपर बेंस। आज हम लोग क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और चैप्टर 2 जो है वो दो पार्ट में है। और पहला पार्ट है एवलिन ग्लेनी के ऊपर और दूसरा है बिस्मिल्लाह खान के ऊपर। तो हम लोग ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे। और दोनों ही कैरेक्टर जो है एवलिन ग्लेनी और बिस्मिल्लाह खान, दोनों ही म्यूजिशियन हैं। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक, एवलिन ग्लेनी, ये जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में, ये जो है ये सुन नहीं सकती है। ठीक है, वो डीफ होती है। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी एक ऐसी लड़की है जो कि 17 साल की है और अपने उम्र से दिखने में वो कम लगती है और वो सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो साउंड को सुनती है। कैसे, वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। वो साउंड को सुनती है वाइब्रेशंस की मदद से, वो साउंड को सुनती है फील करके। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा स्टोरी है और इंस्पिरेशन स्टोरी है, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा सबको इस चैप्टर से। ये जो है रश आवर है, प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म को दिखाया गया है यहाँ पे। ट्रेन ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने वाली है और उससे पहले रश आवर मतलब बहुत भीड़ है, क्राउड का। लोग आपस में धक्के मुक्के कर रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं ताकि उनको जगह मिल पाए। और वहाँ एक पतली सी लड़की है, छोटी सी लड़की है जो कि 17 साल की है, लेकिन दिखती नहीं है, वो काफ़ी यंगर दिखती है 17 साल से। काफ़ी नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है, क्योंकि उसको वाइब्रेशंस मिल गया था कि ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आने वाली है। उसका वाइब्रेशन उस लड़की को मिल चुका था, जबकि वो थोड़ा सुनती कम थी। ठीक है। वो बचपन से ही बहरी नहीं थी, बचपन से ही डीफ नहीं थी। वो हम लोगों को इस चैप्टर में पता चलेगा आगे। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और उसका वो पहला ही दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी लंदन का। ठीक है। और वो काफ़ी घबराई हुई और डरी हुई थी, डॉन्टिंग, क्योंकि स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड के विलेज से वो एक टीनेजर थी, फ्रेश टीनेजर, और ज़्यादा बाहर के दुनिया से उसका मुलाकात अभी तक हुआ नहीं था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। यहाँ पे बताया गया है कि वो म्यूजिशियन जो है बहुत बड़ा चैलेंज फेस की, क्योंकि वो बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी। तो सोचो वो म्यूजिशियन कैसे बनी, वो सुनी कैसे धुन को, वो कैसे प्रैक्टिस की होगी। एवलिन ग्लेनी, एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन ग्लेनी जो है वो धीरे धीरे अपना सुनने की शक्ति जो है वो खो चुकी थी। उसकी मम्मी को, एवलिन ग्लेनी की मम्मी को तब यह एहसास हुआ जब वो पियानो प्ले करने के लिए जा ही रही थी। तब वो 8 साल की थी और उसकी मम्मी ने उसको बुलाया नाम लेकर के, लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया। और सडनली उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद ग्लेनी सुनी नहीं होगी। ठीक है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। वो कुछ समय तक अपना ये प्रॉब्लम को, उसको जो सुनाई नहीं देता था 8 साल की उम्र से, ध्यान रखना 8 साल की उम्र से उसको सुनने में प्रॉब्लम होने लगा। और ये बात वो कंसील करके रखी थी। कंसील करके रखना मतलब छुपा कर रखना। कंसील का ऑपोजिट वर्ड है कन्फेस। जब हम कोई बात को छुपा के रखते हैं और किन्हीं को बताने जाते हैं, उसको खोलते हैं, खुलासा करते हैं उस बात का, तब उसको बोला जाता है कन्फेस करना। और कोई बात को अगर हम लोग छुपा के रखते हैं तो उसको बोलते हैं कंसील करना। तो वो बात को वो बहुत मतलब समय तक वो छुपा करके रखी है अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से। लेकिन कुछ समय बाद उसके मार्क्स जो है वो खराब होने लगे, डेटेरियोरेटेड। उसके मार्क्स जो है वो स्तर से गिरने लगा, उसका मार्क्स जो है वो कम होने लगा। और उनकी हेड मिस्ट्रेस जो थी, हेड मास्टर का ऑपोजिट वर्ड है हेड मिस्ट्रेस, मैडम। तो हेड मिस्ट्रेस मैडम जो है वो उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि इसको कोई स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए, क्योंकि इसको प्रॉब्लम हो रहा है और हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो उसके बाद डिस्कवर हुआ कि उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है और रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज के वजह से उसको हियरिंग लॉस हुआ है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल डैमेज, ग्रेजुअल नर्व डैमेज। धीरे धीरे उसका नर्व जो है वो डैमेज हो चुका था, जिसके वजह से उसको सुनाई नहीं दे रहा था। एवलिन को दे वेर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ।
और उसको डीफ के स्कूल में भेजा जाना चाहिए, ऐसा वहाँ पे डिस्कशन हुआ। और उसको हियरिंग एड्स मतलब सुनने के लिए जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जो भी उसको मेडिकेशन दिया जाता है, वो सब दिया जाए और वैसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ पे डीफ बच्चे वहाँ पे पढ़ते हों, जहाँ पे उसको ट्रेन किया जा सके। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन ये सब सुन करके बहुत हतोत्साहित हो गई, बहुत मतलब डिमोरलाइज हुई, उसको बहुत बुरा लगा, दुखी हो गई बेचारी। वो सोचने लगी कि सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया, उसके सामने अंधेरा सा छा गया। बट एवलिन अगले ही पल, एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन हार नहीं मानने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और वो डिटरमाइन कर ली, ठान ली कि मैं नॉर्मल लाइफ ही जीऊँगी, मैं वैसे डीफ बन के, बहरा बन के नहीं रहूँगी, अपाहिज बन के। और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उसको मैं पूरा करूँगी, उसको मैं सीखूँगी, उसमें आगे बढ़ूँगी म्यूज़िक के फील्ड में। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन वो एक छोटी लड़की को देखती है कि वो xylophone प्ले कर रही है, xylophone बजा रही है, और उसने भी डिसाइड किया, एवलिन ने, कि मैं भी इसको बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। सारे टीचर्स ने, उनके जो सारे टीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो थे, ज़्यादातर टीचर्स एवलिन को डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया कि तुमसे नहीं हो पाएगा xylophone प्ले करना, तुम मत सोचो ये सब। लेकिन परक्यूशनिस्ट उन्हें बोला जाता है जो ड्रम बजाते हैं, जो तबला बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं। तो उनका नाम था रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स को एवलिन का पोटेंशियल दिख गया था। एवलिन को वो जानता था, उसके पोटेंशियल को, उसके क्षमता को, कि एवलिन कर सकती है। तो उसने एवलिन को बहुत सपोर्ट किया, उसने उसको ट्रेन करना शुरू किया। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने दो अलग अलग ड्रम को बजाया, दो अलग अलग ड्रम को बजाया। परक्यूशनिस्ट कौन थे? रॉन फॉब्स। दो अलग अलग ड्रम को बजाया और दोनों को, किसी को कम आवाज़ में बजाया, किसी को ज़्यादा आवाज़ में बजाया, ठीक है, कम ज़्यादा करके बजाया। इससे क्या हुआ, मतलब डिफरेंट नोट में बजाया, किसी को ज़्यादा किसी को कम में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, रॉन फॉब्स ने कहा कि एवलिन को, कि तुम अपने कान से मत सुनो। ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। सडनली I realized I could feel the higher drum from waist up and the lower one from the waist down. और उन्होंने कहा कि कान से इसको मत सुनो, कहीं और से सुनने का प्रयास करो, ठीक है, कोई अदर तरीके से इसको सुनने का प्रयास करो, फील करो। तो एवलिन को सडनली ये फील हुआ कि जो हायर ड्रम है, जिसमें आवाज़ हायर पिच बज रहा है, ऊंचा आवाज़ बज रहा है, वो उसके वेस्ट, उसके कमर के ऊपर के भाग में फील हो रहा है। और जिसमें लोअर आवाज़ हो रहा है, जिस ड्रम में, वो लोअर आवाज़ वाला ड्रम जो है वो उसके कमर के नीचे के भाग में फील हो रहा है। मतलब एवलिन अपने बॉडी में दो तरह की आवाज़ों को फील कर पा रही है। अपने कमर के ऊपर के भाग में ज़्यादा ज़ोर की ड्रम को, आवाज़ को फील कर पा रही है, और अपने कमर के नीचे के भाग में वो धीमा आवाज़ को फील कर पा रही है। तो ऐसा एवलिन को समझ में आ गया इस चीज़ से। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को फॉब्स ने काफ़ी रिपीट किया, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और बहुत ही जल्द एवलिन को ये फील होने लगा, ये सेंस होने लगा, ये पता चलने लगा कि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में म्यूज़िक को सेंस करने लग गई है। उसको कान से सुनाई भले ही नहीं देता था, लेकिन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो अलग अलग म्यूज़िक को, अलग अलग म्यूज़िक के नोट्स को समझने लगी, फील करने लगी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और इस तरह से वो हार्ड वर्क करते गई साउंड्स और वाइब्रेशंस को फील करने में, और अपने डिटर्मिनेशन, अपने हार्ड वर्क से वो आगे जाके बहुत कुछ अचीव की। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसने पीछे देखा ही नहीं उसके बाद। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। वो टूर पे गई, एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप, यूथ ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, उसमें यूनाइटेड किंगडम गई। और वो जब 16 की हुई, 16 साल की, तब उसने डिसाइड कर लिया कि म्यूज़िक ही उसका लाइफ होगा, वो म्यूज़िक में ही अपना लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और उसमें हाईएस्ट स्कोर किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ऑर्केस्ट्रल वर्क जो होता है वो ग्रुप में होता है, और सोलो परफॉर्मेंस जो होता है वो अकेले में होता है, इंडिविजुअल सॉन्ग सिंग करना, ठीक है।
अकेले गाना को गाना जो होता है वो सोलो परफॉर्मेंस होता है। तो वो ऑर्केस्ट्रल वर्क जो पहले करती थी ग्रुप में, वो उसको से मूव करके वो सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ गई। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल के अपने कोर्स खत्म होते होते उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को अपने नाम कर लिया। ठीक है, अगला है, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और जब भी एवलिन को तारीफ मिलता था कि ये अचीवमेंट जो है वो हेरोइक अचीवमेंट है, शानदार अचीवमेंट है, तब वो बोलती थी कि ये तो हार्ड वर्क का नतीजा है। जब आप हार्ड वर्क करते हैं तब आप जहाँ जाते और आपको पता हो कि आप कहाँ किस तरह में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और उसके बाद उसने मास्टरी कर लिया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का, और धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गई। और उसका इंटरनेशनल शेड्यूल जो है वो बहुत, मतलब इंटरनेशनल शेड्यूल जो है वो काफ़ी बिजी और हेक्टिक हो गया, बहुत थकाने वाला इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया। वो काफ़ी पॉपुलर हो गई, वो काफ़ी ट्रैवल करने लगी इंटरनेशनली और परफॉर्म करने लगी। ठीक है, मास्टर हो गई वो। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये एवलिन को इस तरह से एफर्टलेसली फंक्शन करते हुए देखना सच में अद्भुत है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। राइटर कहते हैं कि 2 घंटे की डिस्कशन में एवलिन ने कोई एक बात भी मिस नहीं किया, कोई एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। वो हंसते हुए कहती है कि जो जिन लोगों का बुशी बियर्ड मतलब झाड़ियों जैसा दाढ़ी होता है पूरे चेहरे पे भरा हुआ, उससे मुझे प्रॉब्लम होता है। और हंस करके ये बोली, क्यों होता है? इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। सिर्फ ये लिप्स को देखना नहीं होता, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। ये पूरे फेस को देखती हूँ मैं। एवलिन कह रही है कि मैं पूरे फेस को देखती हूँ, सिर्फ लिप्स को ही नहीं देखती, स्पेशली मैं आईज को देखती हूँ और देख करके पता लगाती हूँ कि उसको वो क्या कह रहा है, उसको उसके कहने पे क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशन है, क्या कहना चाहता है वो। उसके चेहरे को देख करके फेस रीड करती हूँ मैं, सिर्फ लिप्स को नहीं देखती हूँ। लेकिन इस तरह से झाड़ियों जैसा दाढ़ी वाला जिसका फेस कवर हो, उसके फेस को मैं अच्छे से देख नहीं पाती हूँ, जिसके वजह से मुझे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है दाढ़ी वाले लोगों का फेस। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। और वो फ्लॉलेसली बिना रुके, वो स्कॉटिश भाषा जो है, स्कॉटिश वे ऑफ टॉकिंग जो है, जिस तरह से स्कॉटिश लोग बातचीत करते हैं उस तरह से वो फ्लॉलेसली बातचीत करती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। और वो कहती है, एवलिन कहती है कि मेरा स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि जब मैं 11 की थी उम्र में, तब तक मुझे सुनने को होता था। क्योंकि 8 साल की उम्र के बाद से उसको थोड़ा थोड़ा उसको प्रॉब्लम होने लगा। हम लोग स्टोरी के स्टार्टिंग में ही पढ़ा, मतलब 11 साल की उम्र तक उसको ठीक ठाक सुनाई देता था, और 11 के बाद उसको बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देने लगा। 11 के बाद से वो सुनने में उसको बहुत प्रॉब्लम आया। सी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। यहाँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसने फ्रेंच लैंग्वेज और जापानीज लैंग्वेज में मास्टरी हासिल की, मास्टर बन गई वो जापानीज लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज की। इस चीज़ का मतलब खुलासा नहीं हो पाया कि वो कैसे और कब टाइम निकाल ली फ्रेंच और जापानीज भाषा सीखने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको नोट करके रखना है, एग्जामिनेशंस में हो सकता है, इंटरनल क्वेश्चंस में पूछ दिया जाए। ठीक है, इन सब के बारे में, क्योंकि ये एक एक लाइन में ऐसा बीच में दिया हुआ है जो हम लोग मिस कर देते हैं। पूछ सकता है एमसीक्यू में भी कि उसको और कौन सी भाषाओं का जानकारी था एवलिन को, तो फ्रेंच और जापानीज। ठीक है। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वो कहती है कि म्यूजिक हम मेरे बॉडी के हर एक पार्ट से बहता है, मतलब म्यूजिक मेरे रोम रोम में समाया हुआ है, स्किन में, चिक बोन्स में, मेरे हेयर्स में। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और वो जब जाइलोफोन प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड, और वो साउंड को वो सेंस कर पाती है। कैसे? वो साउंड जो है ऐसा वो सेंस करती है जैसे कि वो पास कर रहा है उसके उंगलियों से, फिंगर टिप्स से।
उसके वो जाइलोफोन जब हम लोग बजाते हैं, जाइलोफोन जब वो बजा रही थी तो उसका जो स्टिक होता है जाइलोफोन का, उसके स्टिक से पास होकर के उसके फिंगर टिप्स में उसको फील हो रहा था, सेंस हो रहा था। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। और जब वो ड्रम्स बजाती है झुक करके, लीन होकर के, तब भी उसके बॉडी में वो रेजोनेंस, वो वाइब्रेशन, वो इको ड्रम का उसको फील होता है बॉडी में। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और वुडन प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है, स्टेज जैसे बनाया जाता है, कभी वुडन प्लेटफॉर्म अगर हो मिलता है उसको, एवलिन को, लकड़ी का पाटा का बनाया हुआ पटरा का, तो उस प्लेटफॉर्म पे वो अपने शूज को उतार देती है। क्यों उतारती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्यों वो वुडन प्लेटफॉर्म में अपने जूतों को उतार देती है? ताकि वो वाइब्रेशन जो है उसके पैरों से, नंगे पैरों से, बेयर मतलब नंगा, खुला, खुला पैरों से, खुले पैरों से ऊपर जा सके पैर में। वो म्यूजिक के वाइब्रेशन को फील करना चाहती है। वुडन प्लेटफॉर्म पे खाली पैर जाती है, नंगे पैर जाती है, इसलिए कि वाइब्रेशन उसके नंगे पैर से उसके बॉडी में समा जाए और वो उसको फील कर पाए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जामिनेशंस में, तो आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है लाइन बाय लाइन पढ़ के, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इन 1991 शी was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award। उसको सोलोइस्ट का अवार्ड मिला, फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर 1991। मीन्स वो इंडिविजुअली सिंगिंग करने लगी थी। सोलोइस्ट का मतलब इंडिविजुअल सिंगिंग करने वाला सिंगर, ठीक है, परफॉर्मर। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। परक्यूशनिस्ट का मतलब बताया मैंने, जो ड्रम बजाता है वो। तो अभी जेम्स ब्लेड कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम में भी ये एक्सट्रैक्ट दे सकता है यहाँ से, ये जो लाइन है इसको उठा करके दे सकता है, और इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, किसके लिए कहा, और ये कहाँ तक सही है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि भगवान ने भले ही एवलिन की सुनने की शक्ति छीन ली हो, ठीक है, लेकिन एवलिन को उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक अद्भुत शक्ति दिया है, ठीक है। भले ही उसको सुनने का शक्ति छीन लिया, लेकिन उसको एक अद्भुत शक्ति दिया है कि जो हम लोग सुनते हैं वो एवलिन फील करती है, और फार मोर डीपली, और हम लोग से काफ़ी ज़्यादा डीप वो फील करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत ही सुंदर से एक्सप्रेस कर पाती है। आपको ये बात समझ में आया? भगवान ने, परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड कहते हैं कि भगवान ने एवलिन को सुनने की शक्ति से वंचित कर दिया, सुनने की शक्ति नहीं दिया, उसको सुनने को नहीं होता है, लेकिन भगवान ने उसको एक ऐसा शक्ति दिया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति दिया, जिससे वो फील करके म्यूज़िक को समझ सकती है। और इतना अच्छा वो फील करती है जितना कि हम लोग भी, प्रॉपर एक इंसान जो है वो भी फील नहीं कर पाते। वो इतना डीपली फील करती है, जिसको हम लोग सिर्फ सुनते हैं उसको वो फील करती है दिल से, और इतना डीपली फील करती है जितना हम लोग कोई नहीं करते हैं। और इसीलिए शायद वो म्यूज़िक को इतने सुंदर तरीके से समझ सकती है और एक्सप्रेस कर पाती है, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो लोग अंधे होते हैं, जो लोग बहरे होते हैं, जो लोग गूंगे होते हैं, उनके पास ऐसी शक्ति होती है, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति होती है। हम लोग क्लास 8 में भी एक स्टोरी पढ़े थे हम लोग, द आइज हैव इट, है ना। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि जब आंखें नहीं होती हैं तो भगवान मतलब उनको ऐसा शक्ति देता है कि वो फील बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। वो सब कुछ फील करके, सब कुछ फील करके ही वो आगे बढ़ते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, और सही सही से, ठीक है। एवलिन कॉन्फेसेस, देखो इससे पहले एक वर्ड आया था कंसील, ठीक है, CONCAL, कंसील। कंसील का मतलब मैंने बताया कि छुपाना, और उसका ऑपोजिट वर्ड है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कोई राज को बताना। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक।
तो एवलिन ये मानती है, वो कहती है, बताती है कि वो वर्काहोलिक है, मतलब वो काम में बिजी रहती है, वो काम के अलावा और कुछ नहीं सोचती है। वर्काहोलिक मतलब वो वर्क ही वर्क करती है, काम करने में वो बिजी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और मुझे प्रायः बहुत ही मेहनत करना पड़ता है क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो मुझे रिवॉर्ड मिलता है, जो मुझे इसके बदले में रिवॉर्ड इनाम मिलता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, इनॉर्मस होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। रेगुलर कॉन्सर्ट, रेगुलर प्रोग्राम, रेगुलर जो इवेंट होता है एवलिन के द्वारा, उसके अलावा भी एवलिन जो है वो जेल में कैदियों को और हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्सर्ट करती है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट करती हैं, उनके लिए परफॉर्म करती है। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है और प्रायोरिटी देती है यंग म्यूजिशियंस के लिए, यंग म्यूजिशियंस को सिखाना चाहती है, वो इम्पोर्टेंस देती है उनको। एन रिचलिन ऑफ द बीथहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन ये एक संस्था है, एक संस्था है बीथहोवन फंड, डीफ बच्चों का, बहरे बच्चों का एक संस्था है, जिसमें एन रिचलिन एक स्टाफ है। वो कहते हैं सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, वो एक चमकता हुआ सितारा, एक चमकता हुआ इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रंस के लिए, बहरे बच्चों के लिए, अपाहिज बच्चों के लिए। दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो लोग देख पाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो जा नहीं सकते। इसका मतलब है कि डीफ बच्चे उसको देख करके प्रेरित होते हैं, डीफ बच्चे एवलिन को देख करके प्रेरित होते हैं और ये सोचते हैं कि एवलिन कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। एवलिन भी तो हमारी तरह डीफ है, वो इतने जगह घूम सकती है, इतने जगह जा सकती है, इतना नाम कमा सकती है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। तो डीफ बच्चे काफ़ी मोटिवेट होते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी जो है वो काफ़ी अच्छा करती है अपने उम्र के दुगुना लोगों से भी। मतलब एवलिन मान लो 20 साल की है, तो वो 40 साल के आदमी से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा करती है। सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और एवलिन ग्लेनी जो है वो बहुत सारे लोगों का, हजारों लाखों लोगों का इंस्पिरेशन बन गई। वो हैंडीकैप लोगों, ख़ास तौर से हैंडीकैप लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनी, उम्मीद का किरण। उसको देख करके, एवलिन ग्लेनी को देख करके हैंडीकैप लोग जो हैं वो मोटिवेटेड हुए, वो कुछ करने के लिए वो सोचे। नहीं तो हैंडीकैप लोग, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ करने का सोचते भी नहीं है, सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम हैंडीकैप, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एवलिन ग्लेनी के वजह से बहुत सारे लोगों को एनॉर्मस प्लेजर मिला, ठीक है, बहुत सारे लोगों का वो इंस्पिरेशन बनी। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सेकंड पार्ट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। जब भी हम लोग शहनाई का नाम सुनते हैं या शहनाई का बात मन में जब भी आता है, तो हमारे मन में उसका आवाज़ जो हम लोग ज़्यादातर शादी विवाह में सुनते हैं वो मन में आता है। और दूसरा नाम आता है शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का, जो कि शहनाई के सबसे बड़े कलाकार हुए हमारे देश में। और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और शहनाई को कैसे इन्होंने फेमस किया पूरे दुनिया में, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। उस दौर में जब राजा औरंगजेब हुआ करता था, शहंशाह औरंगजेब था, और उन्होंने पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जो बजाया जाता था जब शहनाई एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो पुंगी जो है वो रॉयल रेसिडेंस में, राजघराने में बंद कर दिया गया, क्योंकि उसका आवाज़ जो था वो बहुत पतला और अनप्लीजेंट था, कान में लगता था, बहुत ख़राब लगता था। अभी पुंगी से वो मत समझ लेना कि हेलो ब्रदर फिल्म में जो पुंगी बजा देंगे वो मत समझ लेना यार, ठीक है।
पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि देखने में ठीक बीन की तरह होता था, ठीक है, इस तरह से। वो यहाँ पिक्चर भी दिया गया है, तो ये देखो, ये है पुंगी। तो इसका जो आवाज़ था वो काफ़ी अनप्लीजेंट था, जिसके वजह से औरंगजेब ने उसको राजघराने में यूज़ करने के लिए पूरा बैंड कर दिया था, ठीक है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, ठीक है। और ये जो साउंड अनप्लीजेंट साउंड होता था उसके लिए ये कॉमन नेम बन गया पुंगी। फ्यू had thought that it would one day be revived। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि कुछ मतलब कुछ दिनों बाद ये कम से कम ठीक हो जाएगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ a barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi। एक नाई हुआ करता था, एक बार्बर हुआ करता था, नाई जिसे कहते हैं जो हमारा बाल काटता है, वो जो है वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फैमिली में प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, ठीक है। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक फैमिली, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस का फैमिली है, उसमें एक नाई था, बार्बर था, उसने डिसाइड किया कि वो इसके टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। किसके टोनल क्वालिटी को? पुंगी को। पुंगी का जो आवाज़ है उसको इम्प्रूवमेंट करने का सोचा ये बार्बर ने, और उसको रॉयल पैलेस में जाने का अनुमति था, उसको रॉयल पैलेस में घुसने का एक्सेस था, मतलब राजा महाराजा के दरबार में घुसने का इसको अनुमति था। ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक पाइप को चूज किया जो कि नेचुरली हॉलो था, खोखला था अंदर से, शायद वो लकड़ी का होगा या वुडन होगा या फिर पाइप ही होगा कुछ, तो वो नहीं बताया गया है। और वो एक लंबा था, चौड़ा भी था, ठीक है, पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और बॉडी में, पाइप के बॉडी में 7 होल्स कर दिए उन्होंने। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, चूज क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेर प्रोड्यूस्ड। जब इन होल्स को किसी को बंद करके किसी को खोल करके उन्होंने बजाया तो उसमें से बहुत मेलोडियस वॉइस आया। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन अ न्यू नेम। और रॉयल पैलेस में रॉयल्टी के सामने, राजा महाराजाओं के सामने उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया, बजाया, और बजाया तो सबको इम्प्रेस हो गए बहुत। और अब समय आ गया था कि उस पुंगी जैसा जो इंस्ट्रूमेंट था उसको न्यू नेम दिया जाए, क्योंकि पुंगी जो था वो अनप्लीजेंट था, कान में सुनने में अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट मॉडिफाई किया गया उस बार्बर के द्वारा, ये क्या है, ये बहुत अच्छा सुनने में लगने लगा सबको। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, दैट इज बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज द शहनाई। तो सबसे पहले शाह के चैम्बर में इसको इंस्ट्रूमेंट को बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसीलिए दोनों वर्ड को मिला करके, शाह और नाई को मिला करके इस वर्ड का बना दिया गया इसको शहनाई। तो शहनाई इस तरह से दिखता था। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई का साउंड को बहुत शुभ माना गया, शुभ अवसर पे शहनाई बजाया जाने लगा, ठीक है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी वजह से, ये तो काफ़ी शुभ था, और इसी वजह से इसको टेम्पल्स में बजाया जाने लगा। और नॉर्थ इंडियन विवाह, जो भारत के उत्तरी भाग में, उत्तर भारत में जितने भी शादी विवाह होते हैं उसमें ये इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट बन गया। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसके बिना संभव ही नहीं है शादी। ऐसा कंडीशन हो गया जब नॉर्थ इंडियन के शादियों में, ठीक है, कि वो इंडिस्पेंसेबल हो गया, मतलब अनअवॉइडेबल हो गया। In the past, the Sahnai was part of नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट में जो एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करता था, जिसको नौबत बोला जाता था, उसमें शहनाई उसका एक पार्ट हो गया, ठीक है। द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तो तब तक वो टेम्पल्स में और शादी विवाह में यूज़ किया जाने लगा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये अभी तक तो टेम्पल्स और शादी में, वेडिंग्स में बजाया जाने लगा था, लेकिन उसको क्लासिकल स्टेज पे लाने के लिए
जो सारा श्रेय है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा नियर पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार के एक जगह है डुमराव बोल करके, वहाँ वो तालाब के किनारे गुल्ली डंडा खेलते थे। ही 5 साल के तब थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वो सामने के बिहारी जी टेम्पल में वो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। बिहार से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको चैता का मतलब पता होगा, एक संगीत का एक समारोह होता है। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और उस चैता का एंड में, सिंगिंग के एंड में उसको क्या मिलता था, एक 1.25 kg का एक लड्डू मिलता था बड़ा, एज अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा उस प्राइज मिलता था उसके द्वारा, लोकल महाराजा के द्वारा। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ये 80 साल पहले हुआ करता था। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यही बच्चा उस समय 80 साल पहले उसको लड्डू इनाम में मिलता था, और यही बच्चा इतना लंबा चला कि एक दिन ऐसा आया जब इसको भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जो भारत रत्न कहा जाता है। तो भारत रत्न से इनको, बिस्मिल्लाह खान जी को नवाजा गया। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के वेल नोन फैमिली था इनका, जो फैमिली है उनके फैमिली में सारे लोग म्यूजिशियंस थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे बिस्मिल्लाह के, वो रसूल बख्श खान थे, और वो वहाँ भोजपुर के राजा जो थे उनके दरबार में शहनाई प्ले करते थे, वॉज द शहनाई नवाज। हीज फादर पैगंबर बख्श, और उनके भी फादर पैगंबर बख्श थे, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उनके जो और पुराने जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो लोग भी शहनाई प्ले करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस यंग बॉय ने, बिस्मिल्लाह ने, बहुत कम उम्र में ही म्यूजिक को पकड़ा। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। एक बार की बात है जब बिस्मिल्लाह की मदर ने उसको वाराणसी लेकर के गया, बनारस, जहाँ उसके मामा जी थे, और वो मामा जी को देख करके बहुत ही खुश हुए, उत्साहित हुए, क्योंकि वो मामा जी जो थे वहाँ पे वो शहनाई प्ले कर रहे थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, जिनका नाम अली बख्श था उनका मामा का, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और बिस्मिल्लाह जो है वो अपने मामा अली बख्श को वहाँ हेल्प करने लगे, उनका असिस्टेंट बनकर उनके साथ रहने लगे, जो कि विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने का काम करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन द एंड। और बिस्मिल्लाह के जो मामा जी थे अली बख्श, वो शहनाई बजाते थे मंदिर में, और बिस्मिल्लाह उनके साथ बैठ करके, घंटों बैठ करके सुनते थे और साथ देते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे बिस्मिल्लाह को यहाँ से सीख मिलने लगा शहनाई बजाने को लेकर के। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और एक ऐसा समय आया जब टेम्पल ऑफ बालाजी और मंगला मैया और जो गंगा रिवर जो था, गंगा रिवर का जो किनारा था, वो इस यंग सीखने वाले बच्चे, यंग अप्रेंटिस, मतलब अप्रेंटिस का मतलब होता है जो सीखता है, और यहाँ पे कौन था सीखने वाला? बिस्मिल्लाह जी थे। बिस्मिल्लाह तब छोटे थे और बिस्मिल्लाह यंग अप्रेंटिस थे, और इनका फेवरेट प्लेस था ये सब, बालाजी मंदिर, मंगला मैया और गंगा के तट पर। वहाँ अकेले बैठ करके अकेलेपन में वो प्रैक्टिस करते थे, सॉलिट्यूड में। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, ठीक है। द फ्लोइंग वाटर्स of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। और वहाँ बहता हुआ जो पानी था गंगा का जो बहता हुआ पानी था, वो शहनाई बजाने में इनको और इंस्पायर किए, और अलग अलग राग सीखने को इनको इंस्पायर किए, जो कि उस जमाना में बहुत बड़ा बात था। शहनाई के रेंज में ये रागाज, नया नया राग ये करना, बनाना बहुत ही हार्ड था उस टाइम पे, और उस टाइम पे था भी नहीं। तो गंगा के किनारे बैठ करके अकेलेपन में शहनाई को प्रैक्टिस करते थे बिस्मिल्लाह जी। एट द एज ऑफ 14
बिस्मिल्ला accompanied his uncle to Allahabad music conference. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला जो थे वो अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ गए, अंकल को सपोर्ट करके, accompanied. At the end of his recital, उस्ताद फैजाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस का जब एंड हुआ, वहाँ पे उस्ताद फयाज खान जो थे वो बिस्मिल्ला के पीठ थपथपाए और कहा कि हार्ड वर्क करो, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और तुम जरूर सक्सेस पाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक. जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ लखनऊ में, उस समय में बिस्मिल्ला को सबसे बड़ा चांस मिला, सबसे बड़ा ब्रेक मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. रेडियो पे सुना जाने वाला जो व्यक्ति था वो बिस्मिल्ला काफ़ी फेमस हो गया था, प्रायः लोग उनको रेडियो पे सुनना चाहते थे. When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्ला खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. जब भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्ला खान पहले व्यक्ति बने जो भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया अपना शहनाई बजा करके. He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच. और वो लाल किला पर बैठ करके जब लोगों के सामने अपना पूरा दिल से वो बिस्मिल्ला खान जी शहनाई बजाए जब भारत आज़ाद हुआ, तब उन लोगों के बीच में महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो बाद में स्पीच दिए जिसका नाम था ट्राइस्ट एंड डेस्टिनी स्पीच. बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. हिज first trip abroad was Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. तो ये उनको गिफ्ट मिला वहाँ के अफगानिस्तान के किंग से. बिस्मिल्ला खान उसके बाद से फेमस होने लगे और विदेश घूमने लगे. तो उनका पहला जो अब्रॉड का ट्रिप था वो अफगानिस्तान का था, और जहाँ पे किंग जाहिर शाह जो थे बहुत खुश हुए इस कलाकार से. मैस्ट्रो मीन्स कलाकार, और उनको प्राइसलेस पर्शियन कारपेट गिफ्ट किया और अदर सोवेनिर्स का मतलब होता है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट. वहाँ का अफगानिस्तान का मेमोरी का उनको कुछ गिफ्ट मिला. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट the only one to be fascinated with Bismilla's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गुंज उठी शहनाई. तो सिर्फ वहाँ के जो राजा थे अफगानिस्तान के, सिर्फ वही प्रभावित नहीं हुए बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से. बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने एक फिल्म का नाम भी रख दिया गूंज उठी शहनाई, उनके नए शहनाई के नाम से. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्टबस्टर. और वहाँ उस फिल्म में इनका एक सॉन्ग था दिल का खिलौना है टूट गया, जो कि पूरे देश में नेशन वाइड जो है वो चार्टबस्टर मतलब सुपर हिट हुआ. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलोid वर्ल्ड, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasa's Kannada venture, Sanadi Aparna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. तो उस जमाने में जब लोग पुराना फैशन के सब कुछ फिल्म देखते थे, पुराना फैशन के सब कुछ लोग चाहते थे, उस जमाना में बिस्मिल्ला खान जी को इतना प्रसिद्धि मिला फिल्मों के दुनिया में, लेकिन फिर भी उन्होंने दो ही जगह काम किया. एक तो काम उन्होंने विजय भट्ट जी के साथ गूंज उठी शहनाई में किया और विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ा वेंचर में किया, सनाडी अपन्ना. ठीक है, वेंचर का मतलब प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क. Award and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे बिस्मिल्ला खान जी, और उनको बहुत अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिलने लगा. और बिस्मिल्ला खान जी जो पहले इंडियन बने जिनको इनवाइट किया गया प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा था अभी बिस्मिल्ला खान जी से पहले. वहाँ पे परफॉर्म करने का इनको अवसर मिला. ही ऑल्सो
took part in the World Exposition in Montreal, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर। तो इन सब जगह में उन्होंने परफॉर्मेंस किया, उन्होंने पार्ट लिया मॉन्ट्रियल में, वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर। तो इन सब जगह में, इन सब चीज़ों में उन्होंने भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो इतने इंटरनेशनली फेमस हुए कि उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम भी बना दिया गया तेहरान देश में। तेहरान एक देश का नाम है, उनके नाम से एक तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी बन गया। बिस्मिल्लाह खान जी इतने फेमस हुए इंटरनेशनली, और उसका नाम था तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये सब सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वेर कन्फर्ड ऑन हिम। तो ये सारे प्राइजेस भी उनको भारत देश में मिला। और सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है, जिनके लिए वो बहुत ही खुश हुए, दिल से बहुत ही मतलब खुश थे, और उनके आंखों में चमक था, आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और इमोशन था अंदर में, और जिस इमोशन में वो थे उसमें वो बोले क्या, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। तो उन्होंने काफ़ी इमोशन के साथ, आंखों में चमक लिए हुए, जब उन्होंने रिसीव किया इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तब उन्होंने कहा काफ़ी इमोशन से कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, जो कि हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, यहाँ का धरोहर है। क्योंकि अब तो वेस्ट के लोग भी, वेस्टर्न कंट्री से भी लोग आकर के हमारे म्यूज़िक को सीखने लगे हैं, तो हमारे बच्चे क्यों ना सीखे, हमें अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए भारत का। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. दुनिया भर घूमने से अच्छा खान साहब को, खान साहब उनको प्यार से कहा जाता था, उसके नाम से फेमस थे, बिस्मिल्लाह खान जी को खान साहब कहा जाता था। ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड। तो खान साहब दुनिया घूमने से ज़्यादा अच्छा समझते थे कि वो बनारस और डुमराव में रहे। बनारस और डुमराव, बनारस में तो उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने सीखा सब कुछ, और डुमराव तो उनका मेन घर था, उनका डुमराव में जन्म हुआ था, तो डुमराव में उनका बचपन बीता। तो बनारस और डुमराव उनका वंडरफुल टाउन्स था दुनिया में। सबसे ज़्यादा खुशनुमा जगह जो था वो बनारस और डुमराव था खान साहब के लिए, वो और कहीं दुनिया में घूमना नहीं चाहते थे। और उनके एक स्टूडेंट जो थे, उन्होंने कहा कि यूएसए में आप एक शहनाई स्कूल खोलो, ठीक है, शहनाई स्कूल खोलो, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और वो स्टूडेंट जो खान साहब के स्टूडेंट थे, बिस्मिल्लाह खान के स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि आपके लिए मैं अमेरिका में भी बनारस जैसा माहौल क्रिएट कर दूंगा, आप प्लीज़ आप वहाँ आकर के अमेरिका में एक शहनाई का स्कूल खोलिए, मैं वहाँ पे सारे टेम्पल्स, बनारस में जितने टेम्पल्स है उस तरह के टेम्पल्स रेप्लिकेट करूँगा, मतलब बनाऊँगा उसी तरह सेम टू सेम। लेकिन खान साहब ने क्या कहा, खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। क्या ये संभव हो सकता है कि गंगा नदी को, रिवर गंगा को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाए अमेरिका में। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग, यर्निंग का मतलब लालाहित होना, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। इसीलिए मैं जब भी विदेशों में रहता हूँ तो अंदर में मुझे लालसा आती है, मैं लालाहित होता हूँ अपने देश, अपने बनारस, अपने डुमराव को देखने के लिए। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब मैं मुंबई में भी रहता हूँ तब भी मैं बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो डुमराव जो कि बिहार में है, डुमराव का मठा को बहुत मिस करता हूँ। मठा तो आप समझते ही होंगे, गर्मी के दिन में पिया जाता है, ये एक मिल्क प्रोडक्ट है। जब दही से मक्खन निकाल लिया जाता है तो वाइट कलर का एक पानी जैसा रहता है, नमकीन बनाया जाता है उसमें धनिया पत्ता वगैरह डाल करके, बहुत टेस्टी रहता है, पेट को ठंडा करता है, वो है मट्ठा। तो मट्ठा, इनको डुमराव का मट्ठा बहुत पसंद था। तो जब ये बनारस में रहते थे तो डुमराव के मट्ठा को बहुत मिस करते थे, क्योंकि बचपन में वो डुमराव में ही रहे, और शायद उनके बचपन की यादों में सबसे स्पेशल याद जो था वो मट्ठा का था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो कि हमारा इंडिया का जो हेरिटेज है, हमारे इंडिया का हेरिटेज
रिच हेरिटेज जो है, कल्चरल हेरिटेज, उसको दर्शाता है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक वो डिवोट मुस्लिम थे, मीन्स बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉ एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। वो इतने अच्छे थे, इतने डिवोट मुस्लिम थे कि वो जिस धर्म को, मतलब जिस रिलीजन से रिलेट होकर के मंदिर में वो बजाते थे काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई को, तो कितना नेचुरली प्ले करते थे। और हिंदू धर्म का जो उसमें रिलीजन का जो कुछ भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको ओबे करते थे, लॉज को वो। तो इस तरह से वो थे, इतने अच्छे दिल के थे, साफ दिल के थे, पाक दिल के थे। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सारे दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।